नमस्कार साथियों, मैं हिंदी के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ आज आपके अपने YouTube चैनल आसान क्लासेस पर। अब तक हमने जो विकारी शब्दों को पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब मैं चौथा विकारी शब्द जो आज पढ़ूँगा, जिस पर चर्चा करूँगा, उसके विषय में आपको बताऊं। उस विकारी शब्द का नाम है क्रिया। मैं आज चर्चा करने वाला हूं इस विषय पर, क्रिया। ये शब्द जो हुआ है, क्या है, कहां से आया, इस शब्द के विषय के बारे में, इसके भागों के बारे में, इसके प्रयोग के बारे में, सभी विषयों पर मैं आज चर्चा करूंगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द को देखते हैं। शब्द क्रिया हुआ कहाँ से? तो क्रिया शब्द हमारा, मैं बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में कि हमारे संस्कृत शब्द से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। उस संस्कृत शब्द में जो हमारी भाषा है सौर श्रेणी अपभ्रंश, उस सौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। संस्कृत अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं संस्कृत हिंदी की जननी है, लेकिन जो मूल है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश है। तो क्रिया शब्द जो है संस्कृत में प्रयोग होता है। संस्कृत में प्रयोग होता है किस नाम से? धातु नाम से। क्रिया शब्द संस्कृत में धातु के नाम से प्रयोग होता है। अब हिंदी में इसका प्रयोग क्रिया के रूप में होता है और संस्कृत में ये शब्द धातु के नाम से प्रयोग होता है। संस्कृत से हमारी जो भाषा बनी है वो क्या बनी है? हिंदी। ये बात आप सब ध्यान रखते रहिए कि संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई है और संस्कृत में जो धातु शब्द है, उस धातु शब्द से हमारा निर्माण हुआ है। किसका? क्रिया का। और क्रिया का निर्माण कैसे हुआ है? धातु शब्द में ना प्रत्यय, ना प्रत्यय, जब धातु शब्द में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तब हमारे क्रिया शब्द का निर्माण होता है। तब हमारे क्रिया शब्द का निर्माण होता है। हमने धातु ली लिख, धातु ली हमने लिख, इसमें जोड़ा ना, नया शब्द जो बना लिखना, ये शब्द हमारा बना क्रिया। तो संस्कृत के धातु शब्दों में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो तैयार होता है वो हमारा तैयार होता है क्रिया। तो ये आप समझिए कि क्रिया तैयार कहाँ से हुई? संस्कृत के धातु शब्द से। जिस शब्द धातु शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो नया शब्द तैयार हुआ वो हमारा तैयार हुआ क्रिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? क्रिया कहाँ से तैयार हुई? संस्कृत में धातु शब्द, जो धातु है उसमें ना प्रत्यय जोड़ा, तब हमारी क्रिया तैयार हुई। अब हम इसकी परिभाषा पर बात करें तो परिभाषा क्या होती है क्रिया की? बहुत सी किताबों में लिखा होता है, वाक्यों में प्रयोग हुए शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो मैं उस तरीके से ना लिखकर एक भाषा लिखता हूँ। बहुत आसान शब्दों में परिभाषा मैं आपको देता हूँ। वे विकारी शब्द, विकारी का तात्पर्य आप लोग सब जानते हैं। मेरे वीडियो जो शुरू से देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिनमें इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो वे विकारी शब्द जो कार्य का होना या करना प्रकट करें
क्रिया कहलाते हैं। वे विकारी शब्द जो कार्य का होना या करना प्रकट करें, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्रिया शब्द या क्रिया कहते हैं। तो वे विकारी शब्द जो कार्य का होना या करना प्रकट करें क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण शब्द देखिए, उदाहरण खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, लिखना, ये सब हमारे क्रिया शब्द हैं। तो जो परिभाषा है कि वाक्य में प्रयोग, तो क्या यदि हमने वाक्य में प्रयोग करें तभी ये बताएंगे? ऐसा नहीं है। ये स्वतः स्वतंत्र होकर अकेले रूप में भी जब होते हैं तब भी ये बताते हैं कि क्रिया हो रही है या कर रहे हैं। तो अकेले भी ये प्रयोग होकर बता सकते हैं कि क्रिया है। क्रिया शब्द अपनी अलग पहचान रखते हैं, ठीक है। तो वाक्यों में इनका होना या ना होने से ये नहीं होता कि वाक्यों में होंगे और कार्य का होना या करना प्रकट करेंगे तभी क्रिया होगी। ये स्वतः अपना परिचय देते हैं, शब्द अपना परिचय स्वतः दे देते हैं। तो ये हमारी क्रिया की परिभाषा, और जहाँ से क्रिया शब्द उत्पन्न हुआ वहाँ से बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे चलता हूँ, अब क्रिया के भेद पर बात करता हूँ। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद जो हैं, पहला कर्म के आधार पर, आज इस पर चर्चा करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। ये हमारा पहला बिंदु है क्रिया के भेद में। जो भेद हैं उनमें पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। प्रयोग के आधार पर होते हैं, फिर काल के आधार पर होते हैं। तो हम पहला पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो। कौन कौन से? अकर्मक, सकर्मक। ये दो हमारे भेद होते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के। जो दो भेद हैं उनमें हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब जो शब्द बताते हैं हम शब्द से ही पूछ लेंगे, शब्द से ही अकर्मक और सकर्मक। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं, विस्तार पूर्वक पर चर्चा होगी। उससे पहले शब्दों को समझिए, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक हम देखते हैं आ प्लस कर्म। आ प्रत्यय ये उपसर्ग है, आ उपसर्ग जब हम जोड़ते हैं आ उपसर्ग तो इसका अर्थ होता है नहीं। आ उपसर्ग जब हम जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है नहीं। और कर्म तो क्या अर्थ हुआ? बिना कर्म के। तब इसका तात्पर्य क्या हो गया? बिना कर्म के मतलब कर्म रहित, ठीक है। कर्म रहित भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बिना कर्म के ये क्रिया है। और सकर्मक को जब हम लिखते हैं सा और कर्म, इसका जब हम करते हैं तो सा मतलब होता है सहित, सा का तात्पर्य सहित, और कर्म कर्म के साथ या कर्म के सहित। तो ये हमारा हुआ
सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक इन शब्दों को ही हम समझ लें। अकर्मक बिना कर्म के, नहीं आ उपसर्ग लगाएंगे, इसका अर्थ होता है नहीं। जब उपसर्ग पढ़ेंगे तब देखेंगे। आ का अर्थ होता है नहीं, कर्म बिना कर्म के, और सा सहित कर्म के। तो मतलब कर्म के साथ जो क्रिया हमारी होगी उसे आकर्मक होगी, और कर्म के साथ जो क्रिया होगी वो होगी सकर्मक, और कर्म के बिना जो क्रिया होगी वो होगी अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक ये दो प्रकार की जो हमारी क्रियाएं मैंने आपको बताई। अकर्मक बिना कर्म के और सकर्मक कर्म के साथ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। उस उदाहरण को देखिए आप। एक वाक्य के जो हमारे स्ट्रक्चर होता है वाक्य का, वो देखिए क्या होता है। कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरीके का हमारा वाक्य होता है। एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। कर्ता, क्रिया और कर्म। तो अब हम यहाँ समझ लेते हैं अकर्मक और सकर्मक। ठीक है। जब क्रिया, ये क्रिया है, जब ये क्रिया कर्म पर प्रभाव डालेगी, ध्यान दीजिए, जब ये क्रिया कर्म पर प्रभाव डालेगी तब हमारी होगी सकर्मक क्रिया, तब ये कहलाएगी सकर्मक क्रिया। और जब ये कर्म नहीं होगा, जब इस वाक्य में कर्म नहीं होगा और क्रिया सीधे सीधे कर्ता पर प्रभाव डालेगी, तब होगी हमारी अकर्मक क्रिया। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्रिया कर्म पर प्रभाव डाले, क्रिया कर्म पर प्रभाव डाले सकर्मक, क्रिया कर्ता पर प्रभाव डाले तब हो जाएगा आपकी अकर्मक क्रिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। क्रिया हमेशा अपने आगे वाले शब्द पर प्रभाव डालती है, और यदि कर्म नहीं होगा तब प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, और यदि कर्म है तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। और जब कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तब सकर्मक होगी, और जब कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा तब अकर्मक होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ अकर्मक और सकर्मक क्रिया को। इनको पहचानना है किस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को अलग करना है। इन चीज़ों को मैं आपको बताता चलूँ पारिभाषिक रूप में। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इन अकर्मक क्रिया के बारे में बताऊँ आपको क्या होता है। पहली बात ध्यान रखनी है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव कहाँ होगा? कर्ता पर होगा। पहली बात, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होगा। दूसरी बात, कर्म प्रयुक्त नहीं होगा। ठीक है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होता है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कर्म प्रयुक्त नहीं होता। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होगा? क्रिया का प्रभाव कर्म पर। पहली बात, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है तो अकर्मक हो रही है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर है तब क्रिया हमारी सकर्मक हो रही है।
और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त भी होगा। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त भी होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयोग होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर आएगा और कर्म भी प्रयुक्त किया जाएगा। उसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर रहता है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। उसके बाद आगे चलता हूँ, कैसे पहचानेंगे वाक्य में कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगे। यहाँ तक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्रिया जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें आपको मैं अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको वाक्यों में प्रयोग अकर्मक और सकर्मक क्रिया को किस प्रकार पहचानेंगे। तो हमारा जो किताबों में दिया होता है, क्या एक शब्द देते हैं पहचान, किसकी पहचान, यहाँ लिख लीजिए अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान। मैं आपको शब्द लिख के बता दूं? नहीं। कितने शब्द बताऊंगा? बहुत से शब्द होते हैं, तो इन शब्दों को मैं बता नहीं सकता। इसलिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की जो पहचान है वो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं पढ़ाता, मैं ट्रिक पढ़ा नहीं सकता, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ट्रिक अपने आप बना लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान वाक्य में कैसे करेंगे, कौन सा तरीका है। सबसे पहला तरीका जो हमारी किताबों में दिया होता है, क्या शब्द लगाकर, क्या शब्द लगाकर, क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं। सबसे पहली बात, क्या शब्द लगाकर जो हम प्रश्न करते हैं उसके आधार पर हम पता करेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है। शब्द मैं लिखता हूँ, पता लग जाएगा आपको। 4 शब्द लिखता हूँ, खाना, पीना, सोना, देखना। ये 4 शब्द हैं, इनमें आप बताएं कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो हम क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या। यदि जवाब मिल गया तो सकर्मक और नहीं मिला तो अकर्मक, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। जवाब मिल गया तो सकर्मक और नहीं मिला तो अकर्मक। इसके आगे लगाइए, क्या खाना, क्या जवाब मिला, भोजन खाना। क्या पीना, जल पीना। क्या देखना, टीवी देखना। क्या सोना, जवाब मिला क्या सोना, क्या सोना। जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक। पहली बात, क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, जवाब मिल गया। उदाहरण आपके समझ में आया, देख लीजिए, ठीक है। ये शब्द हम लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे और हमें जवाब मिल जाएगा अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अगला जो हमारा तरीका है पता करने का, उसको हम देखते हैं। नंबर 2, ये तो नंबर 1 होगा। अब नंबर 2, नंबर 2 मैं कुछ वाक्य लिखूंगा, उसको देखेंगे पहले। राम चलता है। एक वाक्य और लिखा मैंने, राम अखबार
पड़ता है। एक और वाक्य में लिख रहा हूँ, राम तेज चलता है। ये मैंने 3 वाक्य लिखे। दूसरा जो तरीका है उससे मैं आपको बताऊंगा कैसे हम पहचान करेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। एक लिखिए यहाँ पर, जो कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया। अब ये वाक्य हमारा जो होता है वो ऐसे होता है कर्ता कर्म और क्रिया में। अब हम पहले वाक्य को लेते हैं, राम करता है, चलना क्रिया है, वाक्य में कर्म नहीं है। तो जब क्रिया कर्ता पर प्रभाव डाल रही है, जब क्रिया कर्ता पर प्रभाव डाल रही है तब कौन सी होगी? वाक्य का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर हो या कर्म रहित हो तब क्या होगी? यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। यहाँ पर कौन सी हो गई? अकर्मक। राम चलता है, अकर्मक क्रिया, कर्ता और क्रिया। सिर्फ क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है हमारे कर्ता पर, तो यहाँ हो गई अकर्मक। अगली बात देखें, राम अखबार पढ़ता है, ठीक है, राम कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई, अखबार कर्म हो गया। कर्ता भी मिला, कर्म भी मिला, कर्ता भी मिला, कर्म भी मिला और हमारी क्रिया भी मिल गई। अब प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? अब पड़ रहा है प्रभाव कर्म पर, प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो कौन सी क्रिया हो गई यहाँ कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। यहाँ हमारी कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। और अगला एक वाक्य, राम तेज चलता है। एक वाक्य लिखा है, राम तेज चलता है। अब इस वाक्य में बताएंगे क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो पहली बात मैं देखूं, राम क्या है? करता है, चलता क्रिया है। अब यहाँ मैंने लिया है बीच वाला शब्द कि ये हो गया कर्म, ठीक है, ये क्या हो गया? कर्म। तो कर्म और जो कर्ता है ये दोनों क्या हैं? कारक हैं, ये दोनों कारक हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये कारक शब्द या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम। ये कारक हैं दोनों, कर्ता और कर्म, ये दोनों कारक होते हैं। और कारक या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होते हैं, संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। तो ये शब्द क्या है? या संज्ञा है या सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम में क्या है? परिवर्तन होता है किसके आधार पर? विकार के आधार पर। तो आप इसका परिवर्तन करके देखिए, लिंग वचन कारक के आधार पर इसको परिवर्तित कीजिए। लिंग वचन कारक के आधार पर इस शब्द को यदि परिवर्तित करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ क्रिया कैसी हो रही है? यहाँ क्रिया कैसी हो रही है? अकर्मक। यहाँ क्रिया कैसी हो रही है? अकर्मक। तो ये हमारा दूसरा तरीका था अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करना। पद को निकालेंगे, वाक्य में प्रयुक्त पदों को पहचान करेंगे और उसके आधार पर हम पता कर लेंगे क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। और तीसरा और अंतिम जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान करना, वो देख लीजिए। अगला और अंतिम और तीसरा, ठीक है, अंतिम और तीसरा तरीका क्या है क्रिया की पहचान करने का? सबसे पहली बात लिख लीजिए, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के द्वारा भी हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। काल परिवर्तन के द्वारा भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान की जाती है।
3 उदाहरण देखिए इसमें। श्याम गाड़ी चलाता है। श्याम गाड़ी चलाता है। और एक देखिए, श्याम चलता है। श्याम गाड़ी चलाता है, श्याम चलता है। 2 वाक्य मैंने लिखे। अब इनका काल परिवर्तन करना है, और काल परिवर्तन सिर्फ भूतकाल में। जो काल परिवर्तन करेंगे वो करेंगे सिर्फ भूतकाल में, ठीक है। श्याम गाड़ी चलाता है, तो इसको हम वर्तमान काल है, ये साधारण वर्तमान, इसको हम परिवर्तन करेंगे श्याम ने गाड़ी चलाई। ये हमारा वाक्य हो गया भूतकाल। और श्याम चलता है, तो श्याम चला, श्याम चला। एक वाक्य हमारा ये हो गया। श्याम गाड़ी चलाता है वर्तमान में, और श्याम ने गाड़ी चलाई। श्याम चलता है और श्याम चला। तो हमें इन 2 वाक्यों में क्रिया पता करनी है। ये भूतकाल में हमने परिवर्तित कर दिया है, और देखेंगे क्या पहचान है इसकी। तो एक पहचान यहाँ लिखिए आप, स्टार बना रहा हूँ मैं, लिखिए। यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, तो यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो भूतकाल में कर्ता के बाद ने लगा होगा। यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो भूतकाल में जब हम परिवर्तित करेंगे तो कर्ता के बाद ने का प्रयोग होगा। श्याम गाड़ी चलाता है, श्याम ने गाड़ी चलाई। सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, तब हमारे ने शब्द आ जाएगा। श्याम के बाद तुरंत ने शब्द प्रयोग हो जाएगा, और श्याम चलता है। और इसके विपरीत क्या होगा, यदि अकर्मक होगा तो ने का प्रयोग नहीं होगा। यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो ने का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारे जो 3 परिवर्तन तरीके थे वो मैंने आपको बताए हैं सकर्मक और अकर्मक में। पहचान के जो 3 तरीके हैं वो ये 3 तरीके काल परिवर्तन के आधार पर पद परिचय और क्या। एक वाक्य में और मिलता है कैसे, तो कैसे को जो शब्द मिलता है कैसे, तो उसमें आप देख लीजिए किताबों में प्रयोग होता है, उसको छोड़िए, इन 3 चीज़ों का प्रयोग करिए, आपको क्रिया अकर्मक और सकर्मक होना पता लग जाएगी। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है, इन तीनों के आधार पर आपको पता लग जाएगी। कोई आपको परेशानी नहीं होगी अकर्मक और सकर्मक को पहचानने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सकर्मक क्रिया के 2 भेद जो हैं उन पर बात करता हूं। क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के जो हमारे 2 भेद बताए गए हैं उनका बहुत चर्चा है। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और
द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक, द्विकर्मक, या बहुकर्मक भी हो सकता है। एक कर्मक या बहुकर्मक, ये दो तरीके की क्रिया हमारी हो सकती है। एक कर्मक क्रिया में क्या होगा, कर्म एक होगा, कर्म एक होगा एक कर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया में कर्म दो, कर्म होंगे हमारे दो। देखिए किस प्रकार, उदाहरण, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। क्रिया एक है पढ़ाना, और कर्म कितना है, एक। क्रिया एक, कर्म एक। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब इसका उदाहरण देखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो दो हमारे छात्र अध्यापक, वाक्य में दो कर्म है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो ये सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और बहुकर्मक या द्विकर्मक। तो इस प्रकार से हम सकर्मक क्रिया के ये दो भेदों को भी जान गए। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। सकर्मक क्रिया कर्म एक होगा, द्विकर्मक या बहुकर्मक कर्म दो या अधिक होंगे। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, कर्म एक है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, कर्म दो हैं। तो ये सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। इससे आगे की जो चर्चा है क्रिया की, वो मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पर कमेंट करते रहिए, सुझाव देते रहिए, जिससे हम आपके लिए और उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री इस चैनल पर उपलब्ध करा सकें। इस चैनल का कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और अपना कीमती समय इस चैनल के लिए देना है, जिससे आप हिंदी अन्य सभी विषयों को सीख सकें, गहनता के साथ अध्ययन कर सकें और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में आप सफल हो सकें। धन्यवाद।